हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा नेबर कंट्री है म्यांमार, उसके मैप को। ये इंडिया है और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब अगर हम देखें इंडिया के साथ, इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं वो म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। और म्यांमार के बारे में अगर हम देखें कि म्यांमार किस किस कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट मतलब इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फिर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ में, और फिर अगर हम देखें तो लाओस और थाईलैंड के साथ में भी म्यांमार जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार की थोड़ी सी हिस्ट्री की बैकग्राउंड की बात करें तो म्यांमार की 1886 में मतलब 1886 में ब्रिटिशर्स ने इसका एनेक्स कर लिया था, मतलब अपने अंडर कर लिया था म्यांमार को। 1948 में जो म्यांमार है वो उसको इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई थी ब्रिटिशर्स से। 1989 से पहले इस म्यांमार का नाम था बर्मा, लेकिन 1989 के बाद में इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो राजधानी है मतलब कैपिटल है उसका नाम है नेपिदा, और रंगून या फिर यंगून इसकी लार्जेस्ट सिटी है। अगर म्यांमार के बारे में हम देखें तो देखो जो म्यांमार है वो नॉर्थ ईस्ट का बिम्स्टेक का भी पार्ट है, मतलब जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट है, और जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट है। मतलब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, एक लिंकिंग कंट्री के रूप में काम करता है दोनों एरिया के बीच में। तो इस तरीके से इंडिया का जो विजन है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, स्पेशली जो हमारा जो ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ तक हम अपनी पहुँच बना सके, इसमें म्यांमार जो है वो मेजर रोल निभा सकता है। इसके अलावा जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है म्यांमार का, अगर हम इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस के बारे में देखें तो 1951 में सबसे पहले फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी दोनों देशों के बीच में। लेकिन 1987 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी म्यांमार की विजिट पर गए थे, उसके बाद में ये जो ट्रीटी है वो ज़्यादा रिवाइवल हो सकी। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हम इंडिया के मेनलैंड वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला जो रीजन है वो है चिकन स्नेक, मतलब सिलीगुड़ी जो रीजन है काफ़ी नैरो रीजन है, बहुत ही परेशानी होती है इस एरिया तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट हो, डायरेक्ट रिलेशन हमारे बांग्लादेश या फिर म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छे हों, तो हम इनका यूज़ करके नॉर्थ ईस्ट तक ज़्यादा पहुंच सकते हैं। इससे टाइम की भी बचत होगी, एनर्जी की भी बचत होगी, और जो मनी है, जो इकोनॉमिक ज़्यादा खर्च होता है वो उसकी भी बचत होगी। तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम बे ऑफ बंगाल का यूज़ करते हुए फिर यहाँ पर म्यांमार का यूज़ करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक अपनी पहुँच को बना सके। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है म्यांमार के साथ में रिलेशन अच्छा होना, क्योंकि हम हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुँच को ज़्यादा इजीली पहुँच सकते हैं नॉर्थ ईस्ट तक। अब ये तो प्रॉफिट की बात कर ली, बहुत सारे मेजर इश्यूज भी हैं म्यांमार की वजह से। इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म कुछ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस एरिया में हमेशा इंडिपेंडेंट कंट्री की जो मांग है वो रेगुलर उठती रहती है। अलग अलग एरिया वाले लोग बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बनना है, हमें इंडिपेंडेंट कंट्री की, इसलिए यहाँ पर काफ़ी विद्रोह चलते हैं, बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर बने हुए हैं। इसीलिए तो देखो, अगर हम इस म्यांमार के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो इस वाले रीजन में जो एक्सट्रीमिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कर्ब कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं म्यांमार की सहायता के साथ में। तो म्यांमार के साथ में रिलेशन होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा जो रोहिंग्याज का इश्यू है वो भी म्यांमार को लेकर के काफ़ी मेजर इशू है। रोहिंग्याज जो है वो म्यांमार की एक मेजर कम्युनिटी है, और यहाँ से जब उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं तो वो बांग्लादेश और इंडिया वाले रीजन में प्रवेश करने लग जाती है। तो इलीगल तरीके से माइग्रेंट जब इंडिया में आते हैं तो उसको लेकर के भी मेजर इशू क्रिएट होता है। तो ये म्यांमार के बारे में हमने देखा, और इंडिया के साथ में इंडिया को क्या क्या रिलेशन अच्छे मेंटेन करके हम किस तरीके से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, साथ ही साथ
हमारे जो पड़ोसी देश म्यांमार की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करके रख सकते हैं, इन सब को हमने डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, फर्स्ट पेज के ऊपर मतलब फ्रंट पेज के ऊपर राजस्थान से स्पेसिफिक एक योजना के बारे में बताया गया है। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उन्होंने 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है चिरंजीवी योजना के तहत। इसमें 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, और 1 मई को उन्होंने ये लॉन्च किया है। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है या फिर लेबर डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में लेबर्स का क्या यूज है, कि किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए काम किया है, हमारी ग्रोथ के लिए वो लोग वर्क करते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है स्पेशली 1 मई को। तो देखो, अब ये जो चिरंजीवी योजना है ना, वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि चिरंजीवी योजना किस राज्य से या स्पेसिफिक कुछ भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान से रिलेटेड है और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ये स्कीम है। चिरंजीवी योजना का नाम देकर के पूछ लेंगे कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। मेंस में पूछ लेंगे कि स्टेट किस तरीके से हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, तो उसमें आप एग्जाम्पल के रूप में जब आप आंसर्स राइटिंग करते हैं और एग्जाम्पल उसमें देते हैं, तो आपका जो मार्जिन है ना, जब आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जब आपको मार्किंग होती है, तो उसमें मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है इस तरीके के एग्जाम्पल जब आप देते हो। तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इस तरीके की यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस देते हैं और राजस्थान का स्टेट पीसीएस का एग्जाम आपको देना है, तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान स्टेट पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें 2 नंबर का और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट इस स्कीम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको लेकर के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उसमें डायरेक्ट जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चन आंसर, उसमें भी हेल्थ से रिलेटेड करके इस स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस स्कीम में प्रत्येक परिवार, राजस्थान का प्रत्येक परिवार को इसमें शामिल किया गया है। और अगर हम अच्छे से इसके बारे में ओवरव्यू करें, बहुत सारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल केयर, जो भी इसमें बेनिफिशियरीज होंगे उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उनको फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को भी फ़ायदा मिलेगा। और हॉस्पिटल में एडमिट होने से 5 दिन पहले तक का एक्सपेंसेज और डिस्चार्ज होने के बाद का 15 दिन का एक्सपेंसेज जो है वो इस योजना के तहत दिया जाएगा। इसमें जो बहुत सारी सीरियस डिजीज हैं जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, डायलिसिस, कोविड-19 को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस 2011 मतलब 2011 के सोशो इकोनॉमिक सेंसस के जो बेनिफिशियरीज हैं वो डायरेक्ट इसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं, उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए मित्र केंद्र पर जा सकते हो। और या फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी फैमिली की जो साइज है, आपकी जो इनकम लिमिट है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस स्कीम के तहत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस स्कीम का। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, डू नॉट क्लैम्प डाउन ऑन सिटीजन्स SOS कॉल्स वाया सोशल मीडिया सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वो व्यक्ति जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अफेक्टेड हैं और अगर सोशल मीडिया का यूज़ करके वो कोविड-19 की मेडिसिन, ड्रग्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शंस नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप ये बोलते हो कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो जो इलिटरेट पर्सन है उन तक आप वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से अपनी पहुंच बना रहे हो, किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो किस तरीके से वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके बारे में भी ओवरव्यू देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट न्यूज, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी पासेज अवे।
हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उनकी डेथ हो गई है। कोविड-19 से वो अफेक्टेड थे, कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन से परेशान थे और उनकी डेथ हो गई है। 1930 में उनका जन्म हुआ था और वो 2 बार हमारे अटॉर्नी जनरल रहे। अगर अटॉर्नी जनरल टर्म के बारे में बात करें तो आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है और हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में डिस्कस कर लो। एक तो उनकी टर्म कितनी होगी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है, और एक उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कैसा होगा उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। तो प्रीलिम्स में जब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड स्टेटमेंट दे करके 3-4 आपको पूछ लेंगे कि उनकी टर्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो आपको ये देखो, जब भी आप ऐसी कोई टर्म पढ़ते हो ना, तो उनके बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये आपको क्लियर विजन होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर टू ट्रेन डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान टीयर 2 और टीयर 3 के जो सिटीज और टाउन्स हैं, उनमें जो लोग हैं उनको सेंटर किस तरीके से ट्रेनिंग देगा, इसके लिए सेंटर ने अपनी गाइडलाइन जारी की हैं कि हम वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, ताकि वो कोविड-19 मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज को लेकर के अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर सकें, इसके लिए एम्स के थ्रू उन सारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, डिमांड फॉर मनरेगा वर्क स्पाइक्स। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिसर्च किया है। उन्होंने माना कि मनरेगा के लिए जो काम की जो डिमांड है ना, मनरेगा एक्ट के तहत जो काम की डिमांड है वो अप्रैल के महीने में 2.57 करोड़ हाउस होल्ड तक इंक्रीज हो गई। मतलब 92% पिछले साल की तुलना में इस महीने में बात की जाए तो 92% ज़्यादा है। इस चीज़ से एक बात सामने आती है कि जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन लगा वहाँ से जो वर्कर्स थे वो माइग्रेट होकर के दोबारा से अपने नेटिव स्टेट को आ गए हैं। एक इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें, इस बार के बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए ही गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं। पिछली बार का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था 1.11 लाख करोड़, उससे 34.5% लोअर है, मतलब कम है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए इस मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्क देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता थी, ताकि जो पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है उसको हम एलिविएट कर सकें। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, सीज सेंड मैसेज टू मोदी ऑफर्स चाइनाज हेल्प। कोविड-19 पेंडेमिक की सेकेंड वेव के दौरान बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की हेल्प के लिए सामने आए हैं, जिसमें से अप्रैल 2020 से अब तक जो हमारे बॉर्डर इशू चल रहे थे उसके बाद में पहली बार पॉजिटिव कोई पॉइंट देखने को मिला है इंडिया और चाइना रिलेशन में। चाइना ने अपनी तरफ से मांग रखी है, बोला है, उन्होंने मैसेज दिया है कि हम इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं। इंडिया को बहुत सारी जो सुविधाएं हैं कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, मेडिकल और भी बहुत सारे सर्जिकल वेपन्स हो गए, और भी सारी चीज़ें हैं वो हम भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीनेट जर्नलिस्ट ऑन प्रायोरिटी गिल्ड। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को एक बात बोली कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स ने काम किया, उसी तरीके से जर्नलिस्ट ने भी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एज ए फ्रंट लाइन वर्कर्स किया, तो उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ में रख करके वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अप्रैल 2021 की अकेले बात करें तो 52 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो उनको प्रायोरिटी में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, इस पेज के ऊपर देखो, यहाँ पर कौन से देश से हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है अलग अलग देशों के द्वारा। US, UK, रोमानिया, आयरलैंड, बेल्जियम, इन सारे देश ने किस तरीके से इंडिया की हेल्प की है ऑक्सीजन में, वेंटिलेटर्स देने में, ड्रग्स देने में, वैक्सीन देने में। तो उन सब के बारे में इस आर्टिकल में, इस पेज में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा केसेज इंडिया में सामने आए हैं, और इंडिया ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसमें इतने केसेज देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, किर्गिस्तान तजिकिस्तान सीक टू ईज क्रॉस बॉर्डर टेंशंस।
1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उस समय तक किर्गिस्तान और तजिकिस्तान यूएसएसआर के पार्ट थे, लेकिन उसके बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के अगर हम मैप देखें, यहाँ है तजिकिस्तान और ये है किर्गिस्तान। इस एरिया में अगर हम देखें तो इनकी जो बॉर्डर है वो क्लियर डिवाइड नहीं हो पाई, मतलब उनके बॉर्डर में क्लियर डिवाइड नहीं है। इसकी वजह से लैंड, वाटर और पास्चर्स इस एरिया में रेगुलर क्लैश बना रहता है और अब फिर से इस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेंशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में काफ़ी नुकसान हुआ है। 39 लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज, 45 डेड इन इजराइल पिलग्रिमेज स्टैम्पेड। क्या हुआ, इजराइल में वैक्सीनेशन सभी लोगों को दी जाने के बाद में वहाँ पर सब कुछ ओपन कर दिया गया है, लोग घरों से बाहर निकलने लग गए हैं। इसीलिए जो जूज लोग हैं वो अपने एक इम्पोर्टेंट श्राइन जो 2nd सेंचुरी का एक सेज थे 2nd सेंचुरी के, रब्बी सिमोन बार योचाई, उनकी टॉम्ब है, उसके ऊपर ये जो पिलग्रिम्स हैं ये सारे जो लोग हैं जूस लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर भगदड़ मचने की वजह से इन लोगों की डेथ हो जाती है। 45 लोग डेथ इसमें हो गए हैं, लेकिन अभी तक कारण पता नहीं चल पाया कि भगदड़ क्यों मच पाई। तो इजराइल में इस तरीके की परेशानी देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज, एमिड यूएस एग्जिट तालिबान प्रोटेक्टेड फॉरेन बेसेज। इस आर्टिकल में यूएस किस तरीके से अफगानिस्तान में से बाहर निकलेगा उसके बारे में बताया गया है। मिस्टर ट्रंप और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि 1 मई से पहले हम हमारी सेना को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जब मिस्टर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बोला कि कोई एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ है, धीरे धीरे हम एग्रीमेंट के ऊपर काम करेंगे और हम 1 मई से स्टार्ट कर देंगे हमारी सेना को बाहर निकालने का। लेकिन जो लास्ट प्रोसीजर है वो सितंबर तक चलेगा। जब 9/11 अटैक हुआ था उसकी बरसी तक ये चलेगा और वो लास्ट होगा, तब तक हम हमारी सारी सेना को निकाल लेंगे। मेजर पॉइंट ये है कि अभी तक अफगानिस्तान में किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी, कौन वहाँ पर गवर्नमेंट को चलाएगा। हालांकि यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान दोनों अपने बीच में एक मीडियल जो रास्ता है, मतलब बीच का रास्ता निकाले और दोनों मिलकर के इस बात पे डिसाइड करें कि किस तरीके से वो सरकार को चलाने वाले हैं। तो जब यूएस यहाँ से निकल जाएगा, यूएस का एग्जिट हो जाएगा, तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेन बेसेज हैं तालिबान उनको प्रोटेक्ट करेगा या फिर क्या करेगा। इट कवर्ड वेस्टर्न फैसिलिटीज फ्रॉम अटैक्स अंडर ए सीक्रेट पैक्ट बट केप्ट टारगेटिंग अफगान सोर्सेज। ऐसे कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि अब तालिबान जो है वो फॉरेन बेसेज को प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब यूएस के ऊपर अटैक होता है उसके बाद में यूएस और उसकी नाटो एलीज की जो सेना है वो यहाँ पर आती है कि तालिबान को ख़त्म करेंगे, टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। 20 साल से ज़्यादा ये युद्ध चला, लेकिन यहाँ पर कोई भी शांति एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। बल्कि जो तालिबान है, देखो एक तरीके से पीस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, लेकिन तालिबान रेगुलर अटैक करता जा रहा है। वो कम से कम इस बात पर इस समय तो कम से कम शांत हो सकता है, लेकिन तालिबान की जब इस तरीके का रवैया देखने को मिलता है तो उससे ये लगता है कि जैसे ही यूएस अफगानिस्तान से बाहर निकलेगा तालिबान जो है वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा। 1996 से 2001 तक तालिबान के हाथ में पावर थी अफगानिस्तान में, और उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो वीमेंस चाइल्ड्स के जो चिल्ड्रन राइट्स हैं, उन सबको वायलेट किया था। स्पेशली एजुकेशन जो वाला जो रीजन है उसको क्रश करने की कोशिश की थी ताकि लोगों में अवेयरनेस कम से कम क्रिएट हो सके। तो तालिबान अगर दोबारा से पावर में आता है तो अफगानिस्तान का जो पर्सनल जो नुकसान है वो तो होगा ही, इसके अलावा जो वापस वहाँ के जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान के लिए। देखो यूएस ने हमेशा से जब से लगा कि हमारी सेना को वहाँ से वापस जाना है, उन्होंने एक बीच का रास्ता, मीडिएशन का रास्ते की बात की, लेकिन इंडिया हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो सके और इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अफगानिस्तान जो है वो एग्जिस्ट करे। इसीलिए इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। और देखो वहाँ पर अगर टेररिज्म इंक्रीज होता है तो हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पर भी काफ़ी टेररिज्म वाली घटनाएं देखने को दोबारा से मिल सकती हैं। तो इस तरीके से जो रीजनल पार्टीज हैं उनको कोशिश की जानी चाहिए कि जो तालिबान है उसके साथ में एक
पीस एग्रीमेंट साइन हो कि किस तरीके से अफगानिस्तान को आगे लेकर के जाया जाएगा। तो इसी को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज पर है। हमारे जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ डाटा आए हैं। मार्च में बोला गया है कि 8 कोर सेक्टर्स में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है 6.8%, लेकिन फरवरी में कुछ गिरावट थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। 8 कोर सेक्टर्स हैं जिनमें स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और हैं कोल, फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो ये 8 कोर सेक्टर्स है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में ऑप्शन देकर के पूछ लेंगे और स्टेट पीसीएस का एग्जाम जो होता है उसमें डायरेक्ट पूछ लेंगे मेंस में भी कि 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।